शुरू करेंगे कहाँ से? एफडीआई से। 2 करना है, एफडीआई करना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस चैप्टर में 2 है। एक पार्ट होगा 7.1 एफडीआई के बारे में और 7.2 होगा बीओपी के बारे में, ठीक है? एफडीआई और बीओपी से रिलेटेड नेट में कौन-कौन से क्वेश्चंस आए? ये पहला क्वेश्चन 18 के जुलाई में आया था। In recent year, which among the following countries has been the largest source of foreign direct investment in India? मतलब दिए गए कंट्रीज में से कौन से ऐसी कंट्रीज थी जो कि लार्जेस्ट सोर्स था एफडीआई का इंडिया के अंदर? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये 18 में पूछा गया है। 18 के हिसाब से अगर हम आंसर करें जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो 18 के हिसाब से सबसे बड़ा कौन था वहाँ पर? मॉरिशस। हाँ, वहाँ पर कौन था वहाँ पर? मॉरिशस। ठीक है। भी भारत के लिए उस टाइम सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई कौन था? मॉरिशस। ठीक है ना? उसके बाद आज की अगर हम बात करें, आज कौन है? आज है हमारा कौन सा? यूएसए। हाँ, कौन है? यूएसए। इसके बाद ये फर्स्ट लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है हमारा? सेकंड लार्जेस्ट है हमारा फिर से मॉरिशस। इसको लिख लीजिए। मॉरिशस। तीसरा तीसरा लार्जेस्ट कौन है हमारा? सॉरी यूके। उसके बाद सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। यूएसए, मॉरिशस, यूके, सिंगापुर और नीदरलैंड। नीदरलैंड। ठीक है। ये करीबन कितना परसेंट रखा हुआ है? 17.2% होल्ड करके रखा हुआ है। इसका कितना है? 14.9%। इसका कितना है? 14.2%। इसका कितना है? 13.2%। और इसका कितना है? मतलब इंडिया के लिए जो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है उस टॉप 5 कंट्रीज का मैंने नाम लिखा है। कौन कौन सा? यूएसए, मॉरिशस, यूके, सिंगापुर और नीदरलैंड। यूएसए कितना होल्ड करके रखा हुआ है? 17.2%। मॉरिशस 14.9%। यूके 14.2%। सिंगापुर 13.2% एंड नीदरलैंड 10%। हो सकता है कि अगला परसेंटेज के से कहीं क्वेश्चन डाल दे या अलग अलग कंट्रीज का नाम लिख दे और कहा जाए, क्योंकि आरबीआई का इस बार घोषणा है कि यूएसए इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया। 2023 का रिपोर्ट है, 22-23। तो 22-23 के रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कि एफडीआई का एक क्वेश्चन बना ले और क्वेश्चन पूछ ले कि जो भी हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स है उसको क्या करनी है? उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा। तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ये हो जाएगा यूएसए, असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ से हो जाएगा टॉप 5 कंट्री। तो कम से कम 1-2 का नाम याद रहेगा तो क्या होगा? आपका आसानी से बना लेगा। अमेरिका के पास कितना? 17। मॉरिशस के पास 14 और यूके सॉरी 14.9 और यूके के पास कितना? 14.2%। सिंगापुर के पास कितना? 13.2%। नीदरलैंड के पास कितना? 10%। क्लियर? हाँ, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। एफडीआई का मतलब डायरेक्ट किसी कंट्री में आप क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट किसी कंट्री में इन्वेस्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 2 लिस्ट दिए गए हैं जिसके अंतर्गत आपको क्या कहे गए हैं कि भाई इस तरफ क्या किया गया है उसका, मतलब अलग-अलग प्रकार के एफडीआई दिया गया है और इस प्रकार उसके डेफिनेशन कह सकते हैं या उसको एक्सप्लेन करके दिया गया। तो देखना ये किसका एक्सप्लेनेशन कौन है? बोला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नॉट मैन्युफैक्चरिंग बाय द फर्म इन द होम कंट्री। हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा एम है कि हम होम कंट्री में उस चीज़ का मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ से मैन्युफैक्चर करके लाएँ। कहने का तात्पर्य ये कि हम यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं उस चीज़ को, तो हम कहाँ से क्या करते हैं? हम बाहर से क्या करते हैं? हम बाहर से उठा करके इसको
ले आते हैं, मतलब चाइना में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, लेबर सस्ता है, टेक्नोलॉजी सस्ता है और हम वहाँ से प्रोडक्ट बना करके ले आएँगे। इसको कौन-सा एफडीआई कहा जाएगा? इनवर्ड कहा जाएगा, बैकवर्ड कहा जाएगा, कांग्लोमेरेट कहा जाएगा, फॉरवर्ड कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ एम्ड एट क्या मैन्युफैक्चरिंग उसको क्या कहते हैं? दूसरा पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम्ड टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बाहर हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे घर का जो प्रोडक्शन है, उसको हम क्या कर सकें? बाहर बेच सकें। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। ठीक है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको दूसरे जगह बेच उसको दूसरी जगह बेचने के लिए मान लीजिए मॉल खोल रहे हैं, है ना? अपना यूनिट लगा रहे हैं, उसको कहा जाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब हम सेल करने के लिए जा रहे हैं तो फॉरवर्ड, इसके बाद कह रहा है तो बी का क्या हो जाएगा? 4। बी का 4 2 जगह पर है। अब सी का 2 तो होना ही होना है। नहीं, बी का 4 अगर होगा तो सी का 2 दोनों में है तो सी का 2 होना ही होना है। अब बात करते हैं डी का क्या होगा और ए का क्या? डी बोल रहा है फॉरेन फर्म्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टास्किंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट्स। जो फॉरेन कंट्री है क्या करती है? इन्वेस्ट करती है ताकि हम क्या कर सके? कंट्रोल ले सके। उसको क्या कहा जाएगा? इनवर्ड कहा जाएगा, बैकवर्ड कहा जाएगा, वर्टिकल कहा जाएगा? इसका हाँ, जैसे अभी हमने जो लिखा है कि यूएसए ने क्या किया? 17.2 इन्वेस्ट किया है। यूके ने कितना किया? सॉरी, सिंगापुर ने कितना किया? 14.9% किया हुआ है। यूके ने कितना किया हुआ है? 14.2% किया हुआ है। उसका मॉरिशस कितना है? 13.2% है ना? तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट के सॉरी सिंगापुर 13.2%, 13.2, ये जो इन्वेस्ट किए हैं किस चीज़ के लिए? ताकि हम यहाँ के चीज़ों पर कंट्रोल ले सकें। एफडीआई उसको क्या कहेंगे? इनवर्ड एफडीआई। ठीक है? इनवर्ड एफडीआई। जब फॉरेन व्यक्ति यहाँ अपना पैसा लेकर आता है और कहता है कि हम क्या करेंगे? कंट्रोल भी लेंगे। उसे क्या कहा जाएगा? इनवर्ड एफडीआई। क्योंकि आप उसका जो लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर टॉप पर लिखा होता है इनवर्ड एफडीआई लिस्ट में अमेरिका, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूके, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद नीदरलैंड, फिर जापान, फिर इस तरह से। आंसर क्या हो जाएगा? ए का बी का सॉरी डी का फर्स्ट हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। डी का फर्स्ट और बी का 4 कहाँ लिखा हुआ है? सी में। ए का लिखा है 3 कि जब आप क्या करते हैं कहीं दूसरी जगह जा करके मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग जाना शुरू करते हैं और वहाँ से बनाकर सामान यहाँ लाते हैं। उसको क्या कहते हैं? कांग्लोमेरेट एफडीआई। उसको क्या कहा जाता है? कांग्लोमेरेट एफडीआई। अगला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इनपुट फ्रॉम द फर्म्स प्रोडक्शन प्रोसेस इन द होम कंट्री। भाई हम वहां पर इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वहां से हम इनपुट जनरेट करके ला हमारे पास नहीं है वो रॉ मटेरियल, तो चाइना में तो हम चाइना में इन्वेस्ट कर दिए हैं और चाइना से रॉ मटेरियल उठा उठा करके ला रहे हैं। इसको कहा जाएगा बैकवर्ड वर्टिकल। अपना सामान बेचने के लिए चाइना में दुकान खोल लिया, कौन हो जाएगा? फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। चाइना में इसलिए इन्वेस्ट कर लिया कि वहां से इनपुट यहाँ लाएं और यहीं पर प्रोडक्शन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बैकवर्ड वर्टिकल एफडीआई। चाइना में भाई अपना फैक्ट्री बिठा लिए क्योंकि वहीं पर प्रोडक्शन करनी है तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। और हम चाहते हैं कि भाई स्टेक ले सके, अपना अधिकार जमा सके। प्रोडक्शन करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, सेल करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा है कि उस एसेट्स पे अपना अधिकार जमा सके। तो क्या कहेंगे उसको? इसको कहेंगे इनवर्ड। क्लियर? तीनों सॉरी चारों। ये था 18 दिसंबर। इधर आते थोड़ा सा, इसमें दे दिया है। ये बीओपी का क्वेश्चन है और इसमें आ गए हैं। ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो क्या होती है? बीओपी क्या होता है? क्या होता है स्वतंत्र बीओपी? हाँ, कौन? यही है।
एक देश का, हाँ, एक देश का जैसे भारत मान लेते हैं, भारत तो हमारा देश है क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं। बाकी जितने भी देश हमारे लिए क्या है? विदेश है, विदेश है। भारत तो हमारे लिए देश है और बाकी सब क्या है? विदेश। तो भारत का विदेशों के साथ जो पैसों का लेन-देन हुआ है, क्या हुआ है? जो पैसों का लेन-देन हुआ है, नहीं, जो पैसे का लेन-देन हुआ है उसका हिसाब-किताब एक जगह क्या करना? रखना। कि भई गया कितना है, आया कितना है। अब गया कितना मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं वहाँ पर? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से सामान मँगवा रहे हैं। सॉरी, नहीं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ मँगवा रहे हैं, तेल मँगवा रहे हैं। तो तेल मँगवा रहे हैं तो तेल का पैसा क्या करना पड़ेगा? विदेशों को देना पड़ेगा ना। और अगर हम यहाँ से आम भर-भर के भेज रहे हैं या लीची भर-भर के भेज रहे हैं तो वहाँ से पैसा क्या होगा? आएगा। तो कितना आया और कितना गया, ठीक है? हमने हमारे पास एफडीआई कितना आया? हमने हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना आया बाहर से? और हमने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया? भारत भी तो करता है ना। इसके बाद हमारे पास जो बाहर में रह रहे व्यक्ति हैं, वो कितना कमा रहे हैं, है ना? जो विदेश में रह रहा व्यक्ति है, वो अपने पास कितना पैसा भेज रहा है भैया। इन सभी चीज़ों को क्या करना है? रिकॉर्ड, क्या कहलाएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, चेक। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर लिए हैं, तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसको लिस्ट 2 के साथ क्या करना है आपको? मैच करना है। सबसे पहला बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही खोजना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा? सी का क्या हो जाएगा? सी का थर्ड, क्या लिखा हुआ है? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्री रेसिडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्री। एक कंट्री के रेसिडेंट का दूसरे कंट्री के रेसिडेंट, ये इसमें रेसिडेंट भी शामिल होता है और कंट्री भी शामिल होती है। मतलब एक कंट्री के निवासी और कंट्री का दूसरे कंट्री के निवासी या कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुआ है, उसका हिसाब-किताब क्या कहलाएगा? बीओपी। सी का क्या हो जाएगा? अब सी का थर्ड हो जाएगा तो भई अगला क्या है? अगला है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब जब हमने व्यापार किया तो बैलेंस हमारे पास क्या बचा? तो जब व्यापार करते हैं तो बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर हमने बहुत ज़्यादा बेचा है, खरीदा कम है, हमने बहुत ज़्यादा बेचा है और खरीदा कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और जब हमने क्या किया? खूब खरीदा, बेचा कम, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? नेगेटिव। वही बात यहाँ पे क्या है? क्या हो जाएगा फिर? सी का थर्ड। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो लिखा है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। अब मान लीजिए देखिए एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मतलब इंडिया से सामान क्या कर रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं। तो वहां से क्या मिलेगा हमको? डॉलर मिलेगा ना, या डॉलर मिलेगा या गोल्ड मिलेगा, ठीक है। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो हम यहाँ से क्या भेजेंगे उसको? डॉलर भेजेंगे। तो दोनों का क्या निकालना है? पहले वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? वैल्यू। तो भाई इंपोर्ट का वैल्यू कितना है, एक्सपोर्ट का वैल्यू कितना है, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट का वैल्यू मतलब है 100, इंपोर्ट की वैल्यू है कितना? 90। नहीं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मेरा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 100 रुपया हमारे पास आया है और हमने केवल कितना खर्च किया है? 90। लेकिन अगर इसी चीज को बदल दिया जाए, ये 90 कर दिया जाए और वो 100 कर दिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? सॉरी, नेगेटिव। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट क्या है? ज्यादा है किससे? इंपोर्ट से। इसलिए सिखा दो तो पूछेगा क्वेश्चन। हाँ, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ और इंपोर्ट कम हुआ, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा वहां पर? बैलेंस ऑफ ट्रेड वहां पर पॉजिटिव रहेगा। क्या है कि भाई हमको फायदा ज्यादा हुआ है, नुकसान कम हुआ है, तो हम पॉजिटिव है ना। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो गया तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव।
क्योंकि हमने कमाया कम और खर्च ज़्यादा कर दिया। तो इसका मतलब मैं नुकसान में हूँ। नुकसान का मतलब नेगेटिव। क्लियर? अब बात करते हैं क्या बैलेंस ऑफ बीओपी के अंदर। बीओपी के अंदर अलग-अलग अकाउंट्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना? और ईरर एंड हाँ, ईरर एंड ओमिशन अकाउंट, ईरर एंड ओमिशन अकाउंट, है ना? बीओपी में कितने अकाउंट होते हैं? 3, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ईरर एंड ओमिशन अकाउंट। अब अगर हम बात करते हैं किसकी? कैपिटल अकाउंट की, कि बीओपी के अंदर कैपिटल अकाउंट में क्या है? तो बाहर से जो क्या है इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एफडीआई के रूप में, एफपीआई के रूप में। एफपीआई क्या होता है? हाँ, उसका मतलब मेरा उद्देश्य क्या है? केवल प्रॉफिट जनरेट। भाई कैपिटल मतलब क्या? कि कोई भी एफडीआई आएगा तो क्या लिखा है ना, ट्रांजैक्शन लेंडिंग टू चेंज इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सॉरी, कैपिटल अकाउंट किसमें है? डी में। डी का क्या हो जाएगा? डी है टू। बी का हम डी का बोल रहे हैं। डी का क्या हो जाएगा? टू। ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या? सिक्योरिटी में पैसा लगाना, एफडीआई के रूप में पैसा लगाना, पोर्टफोलियो में पैसा लगाना। तो पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है या हम जो कर रहे हैं किसी दूसरे देश में, उसका हिसाब किताब किसमें रखेंगे? कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या चीज रहता है? ये वाला, कि कितना गुड्स और सर्विस हमने इंपोर्ट किया, कितना गुड्स एंड सर्विस हमने एक्सपोर्ट किया। ये चीजें कहाँ इंक्लूड करेंगे? करंट अकाउंट। और जो कुछ चीजें बच जाती है वो कहाँ चली जाती है? ईरर एंड ओमिशन। ठीक है? ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। वहाँ पर आपके नोट्स में सारे की सारी चीज़ इसके बारे में एक्सप्लेन करके लिखी हुई है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीओपी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक? उसको एक बार देखिए। 2020 के अक्टूबर में which of the following are possible negative impact of FDI on domestic firm in host country। जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात किसकी करते हैं कि भाई एफडीआई की, तो दो कंट्री की बात आती है, होस्ट कंट्री और एक होता है होम कंट्री। ठीक है? अब बात करते हैं भाई हम जैसे टाटा। टाटा एक क्या है? कंपनी है, टाटा कंपनी लिमिटेड। अब टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए भारत क्या है? उसके लिए भारत क्या है? होम कंट्री है। और वो जाकर कहाँ व्यापार कर रहा है? मान लीजिए जापान के अंदर। तो जापान में व्यापार कर रहा है तो क्या हो जाएगा उसके लिए? होस्ट कंट्री हो जाएगा। मतलब टाटा इन्वेस्ट कर रही है कहाँ पर? टाटा है कहाँ की कंपनी? तो टाटा कंपनी है इंडिया की, और वो इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ पर? जापान के अंदर। तो इंडिया उसके लिए क्या हो जाएगा? होम कंट्री, मातृभूमि, जहाँ से हम शुरू हुए। और जापान क्या हो जाएगा उसके लिए? होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री का मतलब होता है मेजबान कंट्री, जहाँ पर वो व्यापार संचालित की जा रही है। जैसे अभी आईसीसी वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री कौन है? भारत। भारत मेजबानी कर रहा है ना। भारत खुद खेल भी रहा है और मेजबानी भी कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एफडीआई? एफडीआई का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा उन डोमेस्टिक फर्म्स के ऊपर? कहाँ पर? होस्ट कंट्री में। मतलब अब टाटा घुस रही है कहाँ पर? जापान के अंदर। तो जापान के अंदर जो डोमेस्टिक, जापान का खुद का डोमेस्टिक फर्म होगा ना, अलग-अलग कंपनियाँ जापान में होंगी ना, जैसे फोर्ड, टोयोटा, ये सब सारा कहाँ का है? जापान का है। तो वहाँ के जो कंपनियाँ हैं, उस पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस एफडीआई का? वो चीज़ इसमें से चुनना है। क्वेश्चन समझ गए ना? अब चुनिए। क्या? भाई टाटा होम कंट्री, टाटा होस्ट कंट्री जापान में जाकर क्या कर रही है? अपना दे रही, एफडीआई दे रही है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? ये पूछने के लिए बोल रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट उसका क्या होगा? मार्केट मोनोपोली हो जाएँगी, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस हो जाएगा, इंक्रीज़
कंपटीशन हो जाएगा, प्रॉफिट आउटफ्लो होगा। टेक्नोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं है। क्या है भैया? टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, दुनिया सब टेक्नोलॉजी पर ही है भाई। एफडीआई में क्या मतलब है? क्या-क्या शुरू होंगी बताइए? सब होना ही चाहिए तो कौन-सा नहीं होगा? अच्छा कन्फर्म कौन-सा है? सी और डी? सी और डी कन्फर्म क्यों? और क्या करें? आंसर क्या होना चाहिए तो फिर? सी और डी, सी और डी है ही नहीं ऑप्शन में। ध्यान से। बी, सी, डी, बी, सी, डी क्या है भैया? पहला सबसे पहले आंसर क्या है सबसे पहले ये, कि अगर मान लीजिए टाटा घुसती है जापान के अंदर, तो डोमेस्टिक फर्म को क्या सबसे बड़ा दुःख क्या होता है? उसके लिए नेगेटिव क्या है? कि हमारा प्रॉफिट कोई दूसरा मार के यहाँ से ले जाए। जैसे कोको कोला इंडिया में है, तो हज़ारों करोड़ यहाँ से मार के ले जाए। तो डी तो होना ही होना है। ठीक है? डी दोनों में है ना? कौन-कौन सा? सी और डी में। अब दोनों में कॉमन क्या है? डी भी कॉमन है दोनों में। मतलब बी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी होगा ही होगा। अब बात बचती है सी की या ए की। सी और ए नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी क्या है? ए बी टी। हाँ, क्या है? टेक्नोलॉजी तो है ही, तो बी तो होगा ही। हम ए बी डी बोल रहे हैं। अब सी क्यों बोल रहे हैं बताइए? देखिए, कभी भी व्यापार में कॉम्पिटिशन बढ़ाइए, ये चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होगी, अगर मान लीजिए कोई दूसरा कंपनी आ रहा है यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है और कॉम्पिटिशन बढ़ रही है। जब वो प्रचार कर रहा था तो फ़ायदा किसका होगा उस ट्यूशन वाले से? ठीक है? कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ करेगा तो फ़ायदा तो होना है ना, तो नुकसान कहाँ है होगा? दिक्कत इस बात की होती है कि वो सिर्फ़ अपना मार्केट मोनोपोली ना जमाना शुरू कर दे, ठीक है? वहाँ पर टाटा अपनी मोनोपोली ना शुरू कर दे, क्योंकि कोई भी आया है आपके घर में और कमाने के लिए तो वो क्या करेगा? आपका भलाई नहीं सोचेगा, वो कमाने के लिए सोचना शुरू करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कमाने के लिए? अगर बहुत अच्छे से कमाना है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ करना चाहिए। कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ करिएगा तो फ़ायदा किसका होगा? जो पहले से एक्जिस्टिंग फ़र्म है उसके अंदर, उसको फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि आप नए हैं, अभी कोई नेट का ट्यूशन खोल ले, 2-4 लाख लगा ले। अगर वो 2-4 लाख लगाएगा तो हमको 8 लाख का फ़ायदा। बिकॉज़ क्यों? तो कंज़्यूमर की एक साइकोलॉजी होती है। जब अकेला कोई दिखता है तो उसको लगता है ये गलत। जब 2 या 4 लोग दिख जाते हैं उस चीज़ में, तो वो देखना शुरू करता है कि भाई सबसे पहले कौन आया था, सबसे बेस्ट कौन-सा है। तो फ़ायदा किसको होगा? एक्जिस्टिंग को होगा ना। इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन नहीं करता है। सबसे पहले चाहता है कि मार्केट से पूरे डोमेस्टिक फर्म को सफाई करे। अभी बिग बाज़ार क्या चाह रही है? सबको सफाया करना धीरे-धीरे, है ना? कल आपके आने वाले समय में ये देखिएगा टाइम में क्या होंगे? आपने अभी डेटा बैकअप करके गूगल पे रखा है। गूगल एक दिन लोगों को क्या करेगा? परेशान करेगा कि भई आप पैसा हमको दो। ये तुम हमारा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। क्या कर लीजिए गूगल? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। सर्वर उसका है, नहीं दोगे तो ठीक है बंद कर देते हैं। ठीक है?
उसके बाद मार्केट मोनोपोली, लास्ट में कौन सा प्रॉफिट। कंपटीशन इंक्रीज होता है, उससे डरिए मत, वो बहुत अच्छी बात। अगर कोई बाहर वाला आदमी आकर के क्या कर कंपटीशन बढ़ा रहा है तो आपको फायदा हो, निश्चित रूप से हो। डर किस बात का होता है, कहीं वो मार्केट मोनोपोली ना करे। लिखा हुआ टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिटीज opportunistic takeover of domestic firm and sorry firms amid COVID-19 pandemic. Foreign direct investment from countries that share border with India is allowed through। जब क्या आई थी 2019 का अटैक आया था कोविड का, उस समय क्या किए कर दिए गए कि सरकार ने सोचा कि अभी क्या करना है, थोड़े समय संभल के रहना है, क्योंकि अभी ये अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर है। अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर का मतलब क्या होता है, किसी का बाप मर गया और आप जमीन लिखवा ली, दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर। भाई वो पूरा बीमार है और आप क्या कर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो बोला कि अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर कोई ना कर ले एफडीआई के थ्रू, इसलिए कहा कि अब जो एफडीआई अभी आएंगी वो किस रूट से आएंगी, केवल गवर्नमेंट रूट से आएंगी। वैसे एफडीआई आने का कितना रूट है, दो रूट, ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होती है कि कुछ सेक्टर ऐसी है जिसमें भारत सरकार ने बिल्कुल फ्री छोड़ी हुई है कि कोई भी आदमी कहीं से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कुछ सेक्टर ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिसको रखा गया है गवर्नमेंट रूट में, उसमें आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। विदाउट आरबीआई अप्रूवल आप उस सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकते, चाहे वो कोई देश हो चाहे कोई। जैसे बड़े-बड़े कंट्री अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स अलग-अलग देशों से। तो आरबीआई का सबसे पहले क्या होता है, अप्रूवल होता है, ठीक है? तो उस समय बोला कि अभी क्या करेगा, आरबीआई का अप्रूवल करेगा कि कोई गलत व्यक्ति हमारे यहाँ टेक ओवर ना करे। मान लीजिए कोई मोसाद बड़ा आतंकी संगठन है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उसने देखा कि भई कोविड-19 आ गई है, तो क्या करो, इंडिया के रक्षा सेक्टर में क्या करो, पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो। उतना का तो मालिक हो गया ना भई। वो जैसा-जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा ना आपको। इसीलिए अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर में कहा कि भई कोई ना कर ले, इसलिए क्या कर दिया, गवर्नमेंट रूट में सारी चीज़ों को बदल दिया। अगला क्वेश्चन, एफडीआई इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लार्जली बीन रिसोर्स सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग, मार्केट सीकिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एफडीआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में जो एफडीआई है, उसका क्या मतलब बनता है? कोई आदमी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैसा लगा देता है, क्यों लगा देता है? रिसोर्स सीकिंग, एफिशिएंसी सीकिंग, मार्केट सीकिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। क्यों? क्यों लगा देता है पैसा? एफिशिएंसी सीकिंग। इंडिया क्या है? एफिशिएंट है। यहाँ पर लड़ झगड़ के मर तर के काम कर देगा, ठीक है? 7, foreign investment is playing an increasing role in economic development and contribute to a significant share of the domestic investment, employment generation and export। एफडीआई क्या करती है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किस चीज के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कंट्रीब्यूट करती है शेयर ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। अब उसका रीजन लिखा हुआ है, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल इनफ्लो have remarkably improved by the balance of payment and foreign exchange reserve position। क्या करना है, सब्सटेंशियल इंक्रीज करना है, किसमें, कैपिटल इनफ्लो के अंदर। कैपिटल इनफ्लो का मतलब एफडीआई, बाहर से पैसा यहाँ आ रहा है कैपिटल को, उसको कैपिटल इनफ्लो कहते हैं। तो इंप्रूव किया जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन। पहला पहला कथन के बारे में सबसे पहले कहिए। सातवां जो कथन कह रहा है सही है गलत है, कि भाई एफडीआई क्या करता है, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, सब कुछ ठीक है। चलो, दूसरा है, आपको कैपिटल इनफ्लो को इंक्रीज करना है, किस पर ध्यान देना होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, या आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर ध्यान देना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कि आपके पास डॉलर ज्यादा से ज्यादा रहे, ठीक है, दोनों के दोनों सही है। अब दोनों सही है तो आंसर क्या हो जाएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। ए कहता है क्या, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बी कहता है कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वहां पर बात कर रहे हैं एफडीआई की, और यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं, बीओपी की बात कर रहे हैं। दोनों बातें बिल्कुल क्या है, आपस में अलग अलग। तो दोनों कथन तो सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं।
जरूरी नहीं कि हर एक असर्शन रीजनिंग एक दूसरे को एक्सप्लेन करता ही हो। चलिए इसके बाद एक पैसेज, एफडीआई में एक पैसेज दिया गया था, इसको आप आराम से घर में बैठ के सॉल्व करिएगा। तब तक हम ये करते हैं। 26 नवंबर 2021 को जो क्वेश्चन आया था वो, अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रीजंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफडीआई इनफ्लो एज पर द अंकटाड रिपोर्ट 2020। क्या करना, इकोनॉमिक रीजंस जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफडीआई इनफ्लो, डेवलपिंग इकोनॉमीज, ट्रांजिशन इकोनॉमीज, नॉर्थ अमेरिका, डेवलप इकोनॉमीज, यूरोप। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है? सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है? नहीं, यूरोप के अंदर। जी, यूरोप के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। हाँ, कहाँ पहुंच जाएगा? हम्म। हमारा ये जैसा जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा वैसा पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक रीजंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफडीआई इनफ्लो एज पर द अनकार्ड रिपोर्ट। ठीक है, कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ पर, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन, ई, सबसे पहले कहाँ पर, यूरोप में। उसके बाद कहाँ पर, ये ट्रांजिशन इकोनॉमीज। ट्रांजिशन इकोनॉमीज का मतलब वो इकोनॉमी जो अपने आप में क्या है, पावरफुल इकोनॉमी, जैसे फ्रांस, रसिया, यूएसए, यूके। उसके बाद कौन से आएंगे, डेवलप्ड इकोनॉमीज, वो इकोनॉमी जो डेवलप्ड है। उसके बाद क्या आएंगे, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद क्या आएंगे, डेवलपिंग कंट्री। तो अंकटाड का रिपोर्ट आया था, अंकटाड जानते हैं ना? हम्म? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एग्रीमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना था उधर, उधर बनाया वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ में क्या होने लगा कि डब्ल्यूटीओ भी व्यापार के लिए बढ़ावा दे रहा था, लेकिन डब्ल्यूटीओ में किसकी चलती थी, बड़े बड़े देशों की। तो वही छोटे छोटे देश को तकलीफ होने लगी, तो उसने क्या कर लिया, अलग करके अपना एक अंकटाड बना। ठीक है, हाँ। द रिसोर्स सीकिंग एफडीआई मूव्स टू अ कंट्री वेयर, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिसोर्स ढूंढ रहे हैं। रिसोर्स सीकिंग एफडीआई मूव्स टू अ कंट्री वेयर financial resource help MNC improve their efficiency. Per capita income and size of the market are large. Raw material and manpower are in abundance. Technology are available to improve productivity. अगर हम रिसोर्स सीकिंग एफडीआई चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम किस कंट्री की तरफ मूव करना चाहेंगे? उस कंट्री की तरफ जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स हेल्प करता है एमएनसी को, एमएनसी बोले तो मल्टीनेशनल कंपनी को, कि आप क्या करिए, इंप्रूव देयर इफिशियंसी, अपनी इफिशियंसी बढ़ाइए। मतलब एमएनसी को सपोर्ट करती हो आरबीआई कि आप लोन लीजिए, पैसा लीजिए हमसे। उसके बाद पर कैपिटा इनकम एंड साइज ऑफ द मार्केट आर लार्ज। अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है ना, तो वहां पर आपको इफिशियंसी नहीं मिलेंगे, वहां पर आप इफिशियंसी नहीं ढूंढ सकते। इफिशियंसी कहाँ ढूंढेंगे, तो रॉ मटेरियल और मैन पावर आर अबिडेंस, जहां रॉ मटेरियल भर भर के पड़ा हुआ है और मैन पावर भी भर भर के पड़ा हुआ है, वहां पर लोग एफडीआई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वहां पर लोग एफडीआई लगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वहां पर लोग भी ज़्यादा हैं और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा है, तो हमारी इफिशियंसी अपने आप बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। हम किसको ढूंढ रहे हैं, इफिशियंसी को, रिसोर्स, सॉरी, इफिशियंसी नहीं, रिसोर्स को ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं, रिसोर्स सीकिंग ढूंढ रहे हैं। रिसोर्स का मतलब होता है मटेरियल और लेबर। लेबर, लेबर मतलब मैन पावर, रॉ मटेरियल और मैन पावर। ठीक है, चलिए 10 का 11, currency depreciation in the Indian rupees in recent time has largely been attributed to, करेंसी क्या हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ। करेंसी क्या हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ। डिप्रिशिएशन का मतलब उसके मूल्य में क्या आई है, कमी आई। तो करेंसी डिप्रिशिएशन इन द इंडियन रूपी इन रिसेंट टाइम हैज लार्जली बीन एट्रीब्यूट, उसका मेन कारण क्या क्या है,
मेन कारण क्या-क्या है? इंक्रीजिंग एफडीआई फ्लो, पोर्टफोलियो आउटफ्लो, हायर करेंसी सर्कुलेशन, हायर इंपोर्ट्स एंड डेब्ट सर्विसिंग, डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक सेविंग। करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है इंडिया का। तो ये क्यों होगा? डिप्रिशिएट का क्या मतलब? आप डिप्रिशिएट होंगे कब? दो पहली चीज, डिक्लाइनिंग डोमेस्टिक सेविंग। जब आपका डोमेस्टिक सेविंग क्या होगा? डिक्लाइन, कम होता चला जाएगा। ठीक है, अभी इंडियन करेंसी जो गिरे किस वजह से? कोरोना टाइम आया था, सारी सेविंग्स खत्म। अब सारी सेविंग्स खत्म है तो क्या हो जाएगा आपका करेंसी? डिप्रिशिएट होना शुरू करेगा। सरकार बोली नहीं, लेकिन एक दिन टाइम ऐसा भी आया था कि भाई बांग्लादेश का वैल्यू आपकी करेंसी से ज़्यादा था। सरकार ने उस टाइम बोला नहीं, है ना? उसके बाद हायर करेंसी सर्कुलेशन, है ना? जो हायर सर्कुलेशन जो है वो क्या है? हायर है अभी। मतलब आपका खर्च बहुत ज़्यादा है, सेविंग कम हो गई है, आप क्या करेंगे? डिप्रिशिएट होना शुरू करेंगे। ठीक है? क्या करेंगे उस टाइम? डिप्रिशिएट होना शुरू करेंगे। 11 क्या हो जाएगा? ईडी। ईडी, ईडी नहीं होगा। ईडी क्या किसको कहेंगे? डिवैल्यूएशन को कहते हैं। 2 चीज़ पढ़ा है। करेंसी डिवैल्यूएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। ये जो मैंने कहा वो डिवैल्यूएशन का फॉर्मूला है। आंसर क्या है? देखिए, करेंसी 2 चीज़ होती है ना, एक लिखा था क्या? डिप्रिसिएशन। देखिए, डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का मतलब क्या? कि करेंसी की वैल्यू में क्या उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, किस वजह से? डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई की वजह से। तो डिमांड और सप्लाई कहाँ पर दिख रहा है आपको? सी और ई में। पोर्टफोलियो आउटफ्लो और हायर इंपोर्ट्स एंड डेब्ट सर्विस। ये क्या हो जाएगी? करेंसी डिप्रिसिएशन की। डिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा? करेंसी डोमेस्टिक सेविंग और हायर करेंसी सर्कुलेशन। करेंसी डिवैल्यूएट होगी और यहाँ पर करेंसी डिप्रिशिएट, ठीक है? उसको डिप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन दोनों में अंतर याद रखिए। इस बार डिप्रिशिएशन पूछा है तो अगली बार क्या पूछेगा वो? डिवैल्यूएशन पूछेगा। ठीक? लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। An Indian company receiving investment from outside India for issuing share, debenture, preference share under FDI scheme would report the details of the inflow to the RBI. What is the time limit for reporting these details of RBI? कहीं से आपको क्या मिला? एफडीआई मिला है और आपको क्या करना है? शेयर इश्यू करना है। ठीक है? तो आरबीआई को क्या करनी पड़ती है? रिपोर्ट करनी पड़ती है कि हम फन्ना व्यक्ति को दे रहे हैं। तो कितने दिनों के अंदर? उसके लिए टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट। जिस दिन आपको पैसा वहां से रिसीव हुआ है, मिला है, उसके 30 दिनों के भीतर आपको आरबीआई को क्या करनी है? रिपोर्ट दे देनी है कि फन्ना व्यक्ति से हमको एफडीआई आया है और हम उनको क्या कर रहे हैं? अपनी कंपनी में शेयर दे रहे हैं। ठीक है? हाँ, फिर हाँ, ऑटोमेटिक रूट से भी है तब भी। क्योंकि कोई विदेशी व्यक्ति भी पैसा लगा कर के आपको कंट्रोल ले लेगा ना। गुलाम नहीं ना बनना है भारत को, एफडीआई लाना है, गुलामी नहीं चाहिए भाई। अगर मान लीजिए पैसा लगा दिया, गुलाम बना लिए तो? अंग्रेज ऐसे ही आए थे ना, पहले आए मसाला लेकर के, फिर आए सेनाएँ लेकर के, फिर सब कुछ लेकर के, पता चला कि चल दिए यहाँ पर। इसी कारण से उस दिन से सीख ली भारत। हर एक चीज़ की आरबीआई क्या करती है? तह तक जाँच करती है। उसके बाद उस व्यक्ति को क्या करती है? जीडीआर या एडीआर जारी करती है। हम तो किसको क्या देंगे अपने बैंक को? यहाँ से आरबीआई को डिबेंचर दे देंगे या तो शेयर दे देंगे और आरबीआई क्या करेगी उसको? रख करके एडीआर या जीडीआर इश्यू करेगी। अगर अमेरिका का व्यक्ति होगा तो एडीआर जारी करेगी, है ना? अगर किसका होगा? अगर दूसरे देश का होगा तो क्या करते हैं? जीडीआर जारी करते हैं। लेकिन अगर भारत का कोई व्यक्ति दूसरी जगह पैसा लगा है, तो आरबीआई उसको क्या देगी? आईडीआर देगी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। ठीक है?
ये था आपका एफडी। अगला टॉपिक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट 7.2 18 जुलाई का क्वेश्चन पहला। द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शंस ओनली। बीओपी के कैपिटल अकाउंट में केवल लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस को ही क्या किया था, इंक्लूड किया जाता है। सही है गलत है? हम्म? भाई हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, कैपिटल ट्रांजेक्शन, जो कि शॉर्ट टर्म भी चलेगा और लॉन्ग टर्म भी चलेगा। पहला कथन क्या है, गलत है। द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन विच गिव राइज और अप टू नेशनल इनकम। और करंट अकाउंट के अंदर वो सभी इनकम्स को इंक्लूड करते हैं जो नेशनल इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, नेशनल इनकम को क्या करता है, बढ़ाता है। हमने एक्सपोर्ट किया वो भी इंक्लूड करेंगे, पैसा हमारे पास है। कोई व्यक्ति बाहर कमा रहा है विदेश में, वो पैसा भेज रहा है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर के नाम से उसको भी रिसीव करते हैं, इसमें करंट अकाउंट के अंदर। तो वो पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी 18 का दिसंबर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, टीआई, एफपीआई, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वैल्यू, एफवीसीआई। इसमें आपको चूज करना है। एफडीआई किन किन रूट से लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है? किन किन के थ्रू? एफडीआई के भी थ्रू लगा सकते हैं, एफपीआई के भी लगा सकते हैं, पीईआई के थ्रू भी लगा सकते हैं, और एफवीसीआई के थ्रू भी लगा सकते हैं। एफवीसीआई का मतलब फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। चारों क्या कर सकता है, एफडीआई के थ्रू पैसा लगा सकता है इंडिया। टू का क्या हो जाएगा, डी। ए बी सी डी, ऐसा एक मिनट मिनट नहीं, सी नहीं होगा, डी होगा। ए बी डी, सी नहीं होगा, प्राइवेट इक्विटी नहीं होती है, प्राइवेट इक्विटी नहीं होती। ए बी डी, ठीक है। एफडीआई लगाना है तो तीन चीजें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पीईआई का कोई स्थान नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगी, ए बी डी। अगला है, द थ्योरी विच एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नोन एज। क्या करना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डीवैल्यूएट हो रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो रहा है, डीवैल्यूएट हो रहा है। इसको किस थ्योरी के अंदर क्या की गई है, इसको किस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन की गई? वैसे यहाँ पर तो आंसर होगा ये वाला, ये कर्व थ्योरी। लेकिन क्या करना है आपको, ये थ्योरी और ये चारों थ्योरी के एक्सप्लेनेशन एक बार क्या करने हैं, लिख लेने हैं, है ना। हो सकता है अगली बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस कहीं उठाकर डाल दे चारों थ्योरी से। तो भाई जे कर्व थ्योरी क्या करता है, एक्सप्लेन डिवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर के कर्व थ्योरी क्या कहता है, उसके बाद फिलिप्स कर्व थ्योरी, मंडेल टोबिन हाइपोथेसिस क्या कहता है। इन चारों का गूगल से सर्च करके लिख लेंगे, या तो मैं भेज दूंगा, लिख लीजिएगा जैसा भी, है ना। क्वेश्चंस नंबर लिख लीजिए, उसको बाद में लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, और इसको एक बार निश्चित रूप से याद रखिएगा। लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए बहुत मोस्ट है। The term current account transaction is defined as a transaction other than capital transaction and without prejudice of the generality of the foregoing such transaction include। करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड किए जाते हैं? पहला होगा क्या, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे क्या, कहाँ पर करते हैं उसको, कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके पास। अब बता, पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन एज नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कहीं पर आपने किसी को लोन दिया था, वहां से क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक, सी बोल रहा है, रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिसाइडिंग अब्रॉड। कोई हम मान लीजिए जैसे मकान मालिक दुबई में रहते हैं, पति पत्नी सॉरी पत्नी बच्चे सब कहाँ यहाँ रहते हैं, तो वहां से उनको क्या कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, रेमिटेंस, वो भी इंक्लूड होगा। डी है, बोरोइंग और लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। कोई चीज उधार ले रहे हैं, तो उधार लेना और इन्वेस्ट करना कहाँ पे आता है, कैपिटल अकाउंट पे आता है। उधार लेना और इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, कैपिटल अकाउंट में आता है। और कोई चीज बाहर से पैसा आ रहा है इनकम के रूप में, ठीक है, अगर कोई लोन लिया था वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। फोर का क्या हो जाएगा, क्लियर। आगे, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। व्यापार करने के लिए क्या करते हैं हम, एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बना लेते हैं, उसके करेंगे।
6-7 को क्वेश्चन इसमें है, जल्दी-जल्दी करते हैं। तो कल खत्म कर लेंगे, कल खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। कल खत्म हो जाएगा और एक इंटरनेशनल बिज़नेस का टेस्ट भी होगा। ठीक रहेगा ना? तो फिर कम नंबर होगा तो मंज़ूर है ना? बढ़िया। इन दिसंबर 1999 1999 European Commission members signed a treaty that committed them to adopting a common currency known as euro. It is better known as भाई यूरोपियन यूनियन ने क्या किया 1999 में क्या किया था एक ट्रीटी साइन किया उस ट्रीटी का क्या नाम है ट्रीटी ऑफ रोम ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच ट्रीटी ऑफ लिस्बन ट्रीटी ऑफ लंदन उस ट्रीटी का क्या नाम था ट्रीटी ऑफ रोम से वो चीज बनी थी ट्रीटी ऑफ रोम से वो चीज बनी थी जब करेंसी की बात आती है ना यूरो करेंसी की यूरोपीय यूनियन का 1999 में बैठक हुआ था कहां पर ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच के अंदर जगह है ठीक है ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच के अंदर अब ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच में वो क्या किया था उसने बोला कि हम क्या करेंगे अडॉप्टिंग अ कॉमन करेंसी मतलब यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश थे 28 देशों का समूह था वो है ना तो उसने कहा कि भाई हम सबको हटाने के बाद सबको सब करेंसी अपना अपना जो फॉलो कर रहे हैं उससे बढ़िया है कि एक करेंसी अपना अडॉप्ट कर लेते हैं यूरो और उसका बैंक कहाँ बनाया गया जर्मनी में जर्मनी में उसका क्या बनाया गया सेंट्रल बैंक बनाया अब यूरो को अब यूरोपीय यूनियन को किस नाम से जाना जाता है ब्रिक्जिट ब्रिटेन क्या हो गया वहां से एग्जिट हो गया तो ब्रिटेन एग्जिट मतलब ब्रिक्जिट ठीक है तो सुनेंगे ब्रिक्जिट सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्जिट सम्मेलन का मतलब यूरोपीय यूनियन में से ब्रिटेन बाहर हो गई है क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर था तो ब्रिटेन एग्जिट अब वो हो गया ब्रिक्जिट ठीक है तो उसके अलग अलग ट्रीटी ट्रीटी का मतलब होता है अलग अलग जगह मीटिंग होती थी अलग अलग जगहों पर और वहां पर कुछ मतलब एक समझौता साइन किया जाता था एग्रीमेंट साइन किया जाता था उसको कहते हैं ट्रीटी क्या कहते हैं उसको ट्रीटी तो ट्रीटी ऑफ रोम साइन करने से क्या बना था यूरोपीय यूनियन आप पढ़ेंगे यूरोपीय यूनियन का जन्म हुआ है कहाँ से ट्रीटी ऑफ रोम से ठीक है और ट्रीटी ऑफ maastricht कब वहां से पैसा बना के दिया क्या बना के दिया यूरो पैसा बना के दिया इसको याद रखिए ठीक है हमको याद रहता है इतना सारा concept, आप लोगों के दिमाग में नहीं आ वन का क्या हो जाएगा डी चल अगला द लॉ ऑफ वन प्राइस The law of one price state that competitive market free of transportation costs and barriers of trade, identical products sold in different countries must sell for the same price when their price is expressed in terms of the same currency. An efficient market has no impediments to the free flow of goods and services such as trade barriers. ठीक है अब बोला कि सबसे पहला क्या द लॉ ऑफ वन प्राइस लॉ ऑफ वन प्राइस का मतलब कि हर एक जगह के लिए प्राइस क्या होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट दैट कॉम्पिटिटिव मार्केट फ्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो अगर हम एक ही प्राइस रखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हटाना पड़ेगा बैरियर्स हटाने पड़ेंगे नहीं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा भाई चीजें महंगी क्यों हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से ना आज इंडिया किस चीज को फॉलो कर रहा है द लॉ ऑफ वन प्राइस को फॉलो कर रहा है ना अगर भाई जीएसटी में इस यहाँ कीमत है इस टैबलेट की 22,000 तो भाई अगर दिल्ली में भी जाएँगे तो कितने में मिलेगा? 22,000 में ही मिलेगा। क्योंकि विथ जीएसटी सब जगह एक जैसा है, उसका पूरा भारत में टैक्स एक जैसा है। बैरियर्स दूसरी जगह नहीं लगाए गए हैं। पहले क्या होता था कि बिहार सरकार अपना 2-4 अलग से टैक्स ठोक देती थी। सामान आ गया, महँगा आ गया। लोगों को तो खरीदना है। अब ऐसा तो नहीं कि वो फ़ोन लेने के लिए चले जाएँगे दिल्ली, यहीं से लेंगे, है ना? तो बोला कि लॉ ऑफ वन प्राइस कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा फ्री ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड बैरियर ऑफ ट्रेड देन आइडेंटिकल प्रोडक्ट सोल्ड इन डिफरेंट कंट्री मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस तब जाके क्या होगी कोई भी प्रोडक्ट एक प्राइस के ऊपर अलग अलग कंट्रीज में क्या हो रही है सेल हो रही है इन टर्म्स ऑफ सेम करेंसी लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए करेंसी सेम होनी चाहिए
इसीलिए हम क्या बनाते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यूरोपीय यूनियन जो था वो क्या करता था कि भाई ब्रिटेन बना रहा था सबको और सबको बेच रहा था, ठीक है, सेम प्राइस पर। जर्मनी को भी उतना ही दे रहा था, उसको भी उतना ही, नीदरलैंड को भी उतना ही दे रहा था। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्री थी, बैरियर्स फ्री थी, करेंसी सेम, तो दिक्कत कोई आने की संभावना नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ पर एशियान है, एशियान समिट होते हैं ना, सार्क है, तो सार्क अगर मिल करके एक क्या बना ले, अपनी एक अपना अथी बना ले, सार्क अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाई है ना, तो सार्क मिलकर क्या कर ले, एक करेंसी बना ले, तो फिर क्या हो जाएगी वहाँ? सेम जगह बेचेगा। मतलब भारत में वो चीज़ उतनी ही कीमत का, पाकिस्तान में भी उतने का, बांग्लादेश में भी उतने का, और अफ़गानिस्तान में भी उतने का, ठीक है? तो बोला कि लॉ वन प्राइस, कहता है कि भई सेम प्राइस पे बेचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 रखेंगे, बैरियर 0 रखेंगे, बिल्कुल सही कहा। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। Efficient market has no impediments of the free flow of goods and services such as trade ban. Efficient market वही है जिसमें किसी भी तरह का बैरियर्स ना हो। Efficient market वही है जहाँ पर किसी भी तरह का बैरियर्स ना हो। ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएंगे? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्लियर। 18 दिसंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क? सार्क का ऑब्जर्वर कंट्री कौन सा इसमें से नहीं है? सार्क का ऑब्जर्वर कंट्री यूएसए, चाइना, ईरान, ये सारे क्या है, सार्क के ऑब्जर्वर कंट्री। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्या है अब, सार्क के जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, सार्क के जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उसको दिमाग याद रखना है, और सार्क के जो ऑब्जर्वर कंट्री, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। भाई उसी तरह से सार्क के साथ एक क्या है, एशियान भी है ना। उसके बाद क्या है, G7 भी है, 7 देशों का समूह, है ना। उसके बाद क्या है आपका, क्वाड भी है, ठीक। ये अलग अलग देशों का एक समूह है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करता है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, कनाडा। कनाडा ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, किसका, सार्क। मर्कोसर, साउथ अमेरिका ट्रेड ब्लॉक इज फ्री ट्रेड एरिया, कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एक साउथ अमेरिका का एक ट्रेड ब्लॉक है जिसका नाम है मर्कोसर। ये क्या है, फ्री ट्रेड एरिया है, कॉमन मार्केट है, कस्टम यूनियन है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन। किस तरह का मार्केट है ये बोल रहे हैं। ये क्या है, कॉमन मार्केट है, क्या है ये, कॉमन मार्केट। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एशियान का कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और सार्क का कहाँ पर है, काठमांडू, नेपाल में। स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका, बांग्लादेश। नहीं, चलिए 2020, क्वेश्चन नंबर 6। ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज कमिटेड टू रिमूव ऑल द बैरियर्स to free flow of goods and service between themselves and also pursue independent external trade policies is called। कहता है कि भाई बहुत सारे कंट्री का ग्रुपिंग जो कहता है कि हम सभी बैरियर्स को हटा देंगे, है ना, और एक इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करेंगे। उसको क्या कहेंगे, फ्री ट्रेड एरिया कहेंगे, कस्टम यूनियन कहेंगे, कॉमन मार्केट कहेंगे, इकोनॉमिक यूनियन कहेंगे। हाँ, यहाँ पर एक हमने क्या बना के दिया हुआ, त्रिभुज प्रकार से बना के दिया हुआ, जिसका नाम ही था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जिसमें पहला स्टेप क्या आता है, पहला स्टेप यही आता है ना, एफटीए। ये स्टेप 1 है, और का हर एक स्टेप को दूसरे स्टेप में क्या किया गया, इंक्लूड किया गया है। आप पढ़ेंगे, नोट्स में है पूरा का पूरा। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, सारे बैरियर्स को अगर रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सारे बैरियर्स को रिमूव करेंगे तो उसको, सारे बैरियर्स को रिमूव किया, ठीक। तो सब उससे भी पहले एक क्या होता है, पहले पीटीए,
एफटीए से भी पहले एक है, इसका नाम है क्या? पीटीए। ये ऑफिशियली है, ये नॉन ऑफिशियली दिखाता है। पीटीए होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया। सीधे सब कुछ फ्री नहीं कर देना किसी चीज को, पहले उसको प्रेफरेंस देके देखिए, है ना? और प्रेफरेंस में अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो क्या करनी है? अब सारे बैरियर्स को रिमूव कर लीजिए और इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी फॉलो करिए, तो क्या हो जाएगा वहां पर? आपकी फ्री ट्रेड एरिया। वहां पर क्या जाएंगे हम सब? है ना? उसका स्टेप बाय स्टेप है, उसको याद रखिए, क्योंकि अरेंजमेंट भी पूछेगा उससे और उसके एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अभी तक ये नहीं बना है कि भाई रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का पार्ट इस तरफ लिख दिया जाए और उसके जितने भी क्या है एक्सप्लेनेशन है सब इस तरफ लिख दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, तो चांसेस है कि बनेंगे पक्का, है ना? कि आपको क्या क्या किया जाए, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का इस तरफ लिखा जाए पार्ट और इस तरफ उसके एक्सप्लेनेशन लिखे जाए। बहुत आसान है, एक एक लाइन में मैंने सब चीजों को लिखी हुई है नोट्स में, ठीक है? उसको एक बार बस पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर इकोनॉमी, है ना? इंटीग्रेशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? फ्री ट्रेड एरिया, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। पहले आएगा क्या? डी, प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। पहले क्या करेंगे? उसको प्रेफरेंस देंगे कि भाई, उसके बाद प्रेफरेंस के बाद क्या देंगे? उसको फ्री ट्रेड एरिया देंगे। उसके बाद क्या होगा? कस्टम यूनियन। उसके बाद क्या होगा? कॉमन मार्केट। उसके बाद क्या होगा? इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है? DACEB, ये एक स्टेप वाइज दिया हुआ है और नोट्स में वो पॉइंट है, अब मिस नहीं करिएगा, उसको देख लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है? उसको निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा। अगला, अगला क्वेश्चन तो खत्म करते, 5 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी हैज रिसेंटली बीन नेगोशिएटेड टू रिप्लेस नाफ्टा? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको कहते थे, नाफ्टा। नाफ्टा को अभी रिप्लेस किया है, उसका क्या नाम है? नाफ्टा को रिप्लेस किया है, उसका क्या नाम है? USMCA, उसका नाम क्या है? USMCA। ठीक है? USMCA। पहले नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके बारे में नोट्स में चर्चा की गई है। ये ठीक है, 3 देशों का मिलकर के बनाया गया है और बाद में इसको क्या किया गया? दूसरा नया बना करके नाफ्टा को रिप्लेस किया। कब? 2020। फिर अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रॉम लीस्ट इंटीग्रेटेड टू मोस्ट इंटीग्रेटेड। सबसे पहले क्या होगा इसमें? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद कस्टम यूनियन, उसके बाद कॉमन मार्केट, उसके बाद उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन, फिर उसके बाद पॉलिटिकल यूनियन। ठीक है? हाँ, ये एकदम बिल्कुल पूरा ऑफिशियली वाला दिया हुआ है। पीटीए कहा जाता है लेकिन ऑफिशियली उसमें दिया नहीं रहा है। ठीक है? fill in the blanks. The collapse of Eastern Europe in USSR lead to emergence of the transitory economies. ईस्टर्न यूरोप का क्या हुआ था? कोलैप्स किया था यूएसएसआर के अंदर। कौन सा ईस्वी? ईस्वी का नाम पूछ रहा है आपको। ईस्वी हो जाएगा इसमें 1989 और 1991। द कोलैप्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप इन 1989 एंड यूएसएसआर इन 1991 टू इमरजेंस द ट्रांजिटरी इकोनॉमी। दो इकोनॉमी क्या हुई? ध्वस्त हुई थी, कोलैप्स हुई थी। कब? एक 1989 में और एक 1991 में। यूएसएसआर का मतलब क्या? यूएसएसआर किसको कहते हैं? यूएसएसआर किसको कहते हैं? रसिया को। जी, सोवियत संघ, रूस। ठीक है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश इसका। हाँ, जैसे यूके कहते हैं ना ब्रिटेन को, तो यूएसएसआर किसको कहते हैं? रसिया को कहते हैं यूएसएसआर। उसका नाम है सोवियत संघ। ठीक है? रूस है दुनिया का सबसे ताकतवर देश था वो पहले समय, और आज भी है, क्योंकि जितने भी आप हथियार देखते हैं सब किसका बना हुआ है? रसिया का। सिर्फ हथियार ही बना बना के बेच रहा है अभी, कमा रहा है ढंग से। चलिए 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एफटीए वाज साइंड इन फरवरी 2022 केम इनटू फोर्स मई 2022? कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गए हैं 2022 में, जो कि मई 2022 में लागू हो गए हैं? कौन से हुए हैं? इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको कहते हैं CEPA। यूएई का मतलब
मारेंगे कि थोड़ा बस। यूएई एक बार भी पेपर नहीं पढ़ते हैं, यही बने प्रोफेसर हैं। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, उसको यूएई कहा जाता है। ठीक है, 7 अमीरातों से बना हुआ है, नहीं जिसमें सऊदी अरब एक अमीरात है, सऊदी अरब कोई देश नहीं है, दुबई कोई एक देश नहीं है, वो अलग अलग अमीरात है, कुवैत, बहरीन, ओमान, 7 अमीरातों से बना हुआ है। कौन? यूएई। पेपरों को कभी पढ़ लीजिए, कभी उलट के देख लीजिए, उसमें से कोई फैक्ट लगता है तो लिख लीजिए, है ना, नहीं तो पता चलेगा कि प्रोफेसर है लेकिन यूएई कौन सा देश है पता नहीं चल रहा है। जरूरी नहीं है कि भाई कॉमर्स वाला का है तो कॉमर्स वाला का पूछेगा, आपसे भी कोई पूछ सकता है। जीके सबको आनी चाहिए, वो किसी का बाप का जागीर नहीं है कि हम ही पढ़ेंगे, है ना। तो यूएई बोले तो कौन सा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। भारत सरकार ने यूएई के साथ बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, करीबन $1000 बिलियन का साइन है कि क्या हम यूएई को सामान बेचेंगे और यूएई के क्या करेगा, हमको बेचेगा। इसमें कोई भी बैरियर्स नहीं होंगे, सारे बैरियर्स को रिमूव कर दिए हैं। कौन से? यूएई और भारत सरकार दोनों ने, है ना। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 का बी। इस तरह से यहाँ तक खत्म किए हैं। बस 2-3 बचा हुआ है इसमें। और कौन सा आंसर? एक है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ के आना है? आईएमएफ, क्या क्या पढ़ के आना है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, सारा नोट्स में है, जरूर आइएगा ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसानी रहे। ठीक है, कल आईबी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चर्चा आती किसकी? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग खतरनाक खतरनाक के साथ साथ एसटी सॉरी बीपीएससी वाला का एग्जाम भी होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने सब्जेक्ट भी लिया है, जिसको साथ साथ पढ़ भी लेंगे और एमसीक्यू कर भी लेंगे, दोनों काम हो जाएगा इसका। ठीक है, और इस तरह से खत्म हो जाएगा। और इसका टेस्ट है निश्चित रूप से 5 तारीख को।